स्टील कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है और स्टील कंपनियों पर जो एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई गई थी कई सारे प्रोडक्ट्स पर, वो कम की गई है या वापस ले ली गई है। आइए, केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंधिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। सबसे पहले जो सवाल है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी वापस से ली गई है, सरकार ने जो स्टील के एक्सपोर्ट पर लगाई थी, वजह बताई जा रही थी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या ये समझा जाए जिस उद्देश्य से ये ड्यूटी लगाई गई थी, अब वो नहीं रही, महंगाई काफ़ी काबू में नज़र आ रही है और अब इस बढ़ी हुई ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है? क्या उद्देश्य रहा है ये ड्यूटी वापस लेने के पीछे, बताएं सर। हमने अनिल जी मेरे पद प्रभार ग्रहण करने के बाद जुलाई के माह में मैंने पहला कदम लिया कि हमने 2 कमिटी सेटअप की। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की कमिटी, एडवाइजरी कमिटी, जहां सब हमारे आईएसपी के बड़े उत्पादक को हमने शामिल किया, और दूसरा सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री के लिए एक एडवाइजरी कमिटी हमने सेटअप की। इन एडवाइजरी कमिटीज में लंबे विचार विमर्श के आधार पर, आदान प्रदान विचारों के आधार पर हम लोग ने ये निर्णय लिया था, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जैसे आपको मालूम है, वर्षा का ऋतु होता है और उस समय में स्टील का डिमांड सबसे नीचे जाता है। तो हम देखना चाहते थे, जब स्टील का डिमांड त्योहार के सीजन में जब उभरेगा, दशहरे से शुरुआत के आधार पर, तो प्राइसिंग पे क्या प्रेशर आएगी, दोनों रॉ मटेरियल के एंड से, आयरन ओर और कोकिंग कोल, और दूसरा स्टील फिनिश प्रोडक्ट के एंड से। और बड़े विचार विमर्श के आधार पर वॉलेटिलिटी दोनों रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट का देखते हुए, प्राइसिंग सेंसिटिविटी देखते हुए, डिमांड सप्लाई की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में और देश में देखते हुए, मैंने ये विश्वास दिलाया था कि नवंबर के माह में हम लोग जरूर इस निर्यात ड्यूटी पर हम लोग जरूर एक निर्णय लेंगे। मुझे खुशी है कि हमारे विचार विमर्श के आधार पर जो निर्णय निकले, गृह मंत्री जी के साथ, कोयला एवं माइंस मंत्री के साथ, और वाणिज्य औद्योग मंत्री के साथ, और फिर पिछले हफ्ते वित्त मंत्री जी के साथ, इस पर लंबी चर्चा हमारी हुई है और उसके बाद निर्णय लिया गया। एक तरफ जहां हमारे रॉ मटेरियल है, वहां आयरन और जो 58% से कम है, वहां एक्सपोर्ट ड्यूटी पूर्ण रूप से उठाई गई है। जो 58% से ज्यादा है, वहां 50% से हमने 30% तक ला दिया है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण भाग होता है, गुड क्वालिटी आयरन और होता है, अच्छा क्वालिटी का आयरन और होता है। और पैलेट्स के क्षेत्र में जहां 45% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा था, वो पूर्ण रूप से हमने हटा दिया है। और जो 9 एचएसएन कोड्स थे स्टील फिनिश प्रोडक्ट्स के, जहां 15% निर्यात पर ड्यूटी लगा हुआ था, उसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, जिसमें से 2 स्टेनलेस स्टील के हैं, 7219 और 7222 एचएसएन कोड। तो 9 फिनिश प्रोडक्ट्स पे हटा दिए हैं और रॉ मटेरियल पे 3 पे कहीं पूर्ण रूप से हटाया गया है, कहीं कम किया गया है 50 से 30% तक। जी, तो स्टील कंपनियां और आयरन ओर का उत्पादन करने वाली सारी कंपनियां इसका स्वागत भी कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है मंत्री जी कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दाम अभी भी कम है। एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद जाहिर सी बात है कि थोड़े कॉम्पिटिटिव तो हम होंगे, लेकिन अभी भी मुश्किल है। हिंदुस्तान स्टील के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 5 पर। तो अब इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए जिससे कि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। आपका मंत्रालय इस दिशा में क्या कुछ मदद कर सकता है स्टील कंपनियों की, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं पहले तो आपको बता दूं कि पूरे जगत में वर्तमान में क्या स्थिति है। जी। जहां तक इस्पात की बात, इस्पात के डिमांड में पूरे विश्व में एक थोड़ी मंदी आ चुकी है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो यूक्रेन में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके अतिरिक्त कई देशों में करीब-करीब हम लोग रिसेशन के पास पहुंच रहे हैं। यूरोप में कई देशों में और बाकी विश्व में कई देशों में। तो इसका पूर्ण प्रभाव स्टील के डिमांड पे भी आया है। चीन में भी स्टील की डिमांड में प्रभाव आया है। और इसके विपरीत अगर आप भारत को देखोगे, तो भारत एकमात्र जगमगाता हुआ एक सितारा है पूरे विश्व में, जहां स्टील का डिमांड डबल डिजिट ग्रोथ
का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। करीब 10% डिमांड का ग्रोथ भारत में आ चुका है और इसका मुख्य कारण है प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण अधोसंरचना में कैपेक्स का पुश, जहां 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्लान इस साल बनाया गया है। उससे पूर्ण क्षेत्र में एक स्टील की डिमांड की रुचि बढ़ी है और इसलिए जो पिछले 8 वर्षों में 80 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी थी, वो प्रोडक्शन की, वो आज बढ़कर 120 मिलियन टन पर एनम हो चुकी है। करीब 50% इंक्रीज 8 साल में हुआ है और हम लोगों का टारगेट है कि 2030 पर तक हम लोग इसको 240 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्शन लेवल तक हम लोग बनाएं और जो वर्तमान की कैपेसिटी है 150 मिलियन टन, उसको हम दुगना करके 300 मिलियन टन तक हम लोग ले जाएं 2030 तक। तो हम लोगों के बड़े महत्वाकांक्षी टारगेट्स हैं और पूर्ण स्टील सेक्टर के साथ मुझे विश्वास है कि इसको हम लोग साकार कर पाएंगे। इसी के साथ-साथ एक पीएलआई स्कीम भी हमने स्पेशलिटी स्टील के लिए क्रियान्वयन की है, जहां 6,232 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्टेनलेस स्टील स्पेशलिटी स्टील सेक्टर के लिए हमने लाया है। और मुझे खुशी है आपको रिपोर्ट करते हुए कि इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत करीब-करीब 80 एप्लीकेशंस आए हैं 35 कंपनियों से, जो 26 मिलियन टन पर एनम एडिशनल कैपेसिटी बनाएंगी आने वाले दिनों में देश में, जिसके आधार पर करीब-करीब 46,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा और करीब 70,000 नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके आधार पर स्टील सेक्टर भी आगे बढ़ेगा। आ, वैसे आप काफ़ी डायनामिक अप्रोच रखते हैं। फिलहाल तो इंडस्ट्री सेल्फ सफिशिएंट है, आराम से काम कर रही है। अब आपने ड्यूटी भी कम कर दी, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दाम कम है और एक डंपिंग होने का जो खतरा है, जिस पर 2017 में आपने एक्शन भी लिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर इंडस्ट्री को बचाया भी, क्या ज़रूरत पड़ने पर फिर से वो कदम हो सकता है एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाकर डंपिंग ड्यूटी लगाना? और दूसरा, कोकिंग कोल की प्राइसेस जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा है और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उससे भी इंडस्ट्री थोड़ी परेशान है। वहाँ पर किसी कोई राहत की उम्मीद सर? पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा सीवीडी या एडीडी एंटी डंपिंग में पूर्व में वाणिज्य उद्योग मंत्री रहा हूं, तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए एक स्टडी करनी पड़ती है जब ये स्थिति उत्पन्न होगी। वर्तमान में ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है और हमारे देश में एक बहुत रोबस्ट डिमांड है जिसका हमें पूर्ण विश्वास है। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न क्या था आपका अनिल जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोकिंग कोल के प्राइसेस भी काफ़ी ऊपर हैं और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंडस्ट्री थोड़ी परेशान है उससे। एक्चुअली कुकिंग कोल की जो विषय है आपने बड़ा उम्दा और सही मुद्दा उठाया है। जी। हमारा करीब 60 मिलियन टन का डिमांड है कुकिंग कोल का और इसका करीब 90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं वर्तमान की परिस्थिति में। और वो इसलिए है नहीं क्योंकि भारत में कोकिंग कोल नहीं है, लेकिन जो कोकिंग कोल भारत में उपलब्ध है उसका ऐश कंटेंट बहुत हाई है, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश एक तो ये है कि कोकिंग कोल के सोर्सेज़ को हम लोग डाइवर्सिफ़ाई करें, ताकि ज़्यादा कोकिंग कोल अनेक दूसरे देशों से हम लोग लेके आ पाएँ। दूसरा मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि कोकिंग कोल का दाम भी पिछले 5-6 महीनों में करीब 50% घट गया है। $600 से ये $300 तक आ गया है। तो जो प्राइसिंग प्रेशर की आप बात कर रहे थे, ये एक पुरानी कहानी है जो 4-5 महीने पहले पुरानी है, जब कमोडिटी साइकिल अप ट्रेंड में था। अब कमोडिटी साइकिल डाउन ट्रेंड में है और कुकिंग कोल के प्राइसेज़ बहुत घट चुके हैं और धरातल तक आ चुके हैं। मंत्री जी, चूँकि वैसे तो आज आपको हमने आमंत्रण स्टील ड्यूटी के इस कट पर करने के लिए कहा था, लेकिन चूँकि आप सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, तो आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि समय की थोड़ी कमी है, बाद में कभी आपसे एक बार फिर से विस्तार में बातचीत करूँगा। एक शायद थोड़े ही दिन पहले की बात है, कुछ हफ्तों पहले की बात है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा दिया है कि 40 करोड़ पैसेंजर्स, ये टारगेट रखा है अगले 7 से 10 सालों का। बड़ा एम्बिशियस टारगेट है हिंदुस्तान के लिए। इसको थोड़ा हमें विस्तार से बताएं, किस तरह की योजना है और सरकार इसे कैसे हासिल करेगी? ये एक वास्तविक आंकड़ा है और वास्तविक टारगेट है अनिल जी। मैं आपको इसलिए बताऊं कि वर्तमान में 144 हमारे डोमेस्टिक 144 मिलियन मतलब 14.5 करोड़ हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं जी। और करीब 60 मिलियन मतलब 6 करोड़ हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं।
कुल मिलाकर वर्तमान में 20 करोड़ हमारे पैसेंजर्स वर्तमान में मतलब प्री कोविड 19-20 की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जिस तीव्र गति से हम लोगों का एयरपोर्ट एक्सपेंशन चल रहा है, जो आज़ादी के 70 सालों में हमारे केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 141, 142 एयरपोर्ट हमारे बन चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट पीएम के नेतृत्व में हमने एयरपोर्ट्स की संख्या हमने डबल कर दी। और आने वाले दिनों में ये एयरपोर्ट की संख्या 142 से जाके 200 के आंकड़े तक हम लोग छूना चाहते हैं, वाटर ड्रोम और हेलीपोर्ट मिलाकर। उसी के साथ जो हम लोगों का फ्लीट एक्विजिशन है, जो 2013-14 में हम लोग केवल 400 प्लेन्स देश में थे, आज 8 साल बाद हमारे 700 प्लेन देश में हैं। और हाई डिमांड का अनुभव ये क्षेत्र महसूस कर रहा है। करीब 100 से 110 प्लेन का एक्विजिशन प्रति वर्ष होगा, तो मतलब हम लोगों का अगले 5-6 सालों में करीब 1200-1300 जहाज तक हम लोग पहुँच पाएँगे। तो मुझे विश्वास है कि जो अभी 14.5 करोड़ जनता डोमेस्टिक साइड में नागर विमानन क्षेत्र से सफ़र कर रहे हैं, उसमें भी तीव्र गति की बढ़ोतरी होगी और इंटरनेशनल की भी, जैसे लॉन्ग हॉल में, जैसे मैं सभी एयरलाइंस को कह रहा हूँ कि लॉन्ग हॉल में हम लोगों को जाना चाहिए। तो लॉन्ग हॉल के लिए वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट का भी एक्विजिशन हो रहा है। अनेक एयरलाइंस के द्वारा विदेशी एयरलाइंस भी भारत में आने के लिए इच्छुक हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये 40 करोड़ का आंकड़ा आने वाले 6-7 सालों में हम लोग ज़रूर तय कर पाएँगे, ये विश्वास है। बिल्कुल, तो ये सुनकर अच्छा लगा कि ये टारगेट एम्बिशियस नहीं है, वास्तविक है, रियल में और हासिल करने लायक है। मंत्री जी, आपको एक बार फिर से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें लग भी रहा था कि शायद बजट के पहले ये ड्यूटी वापस नहीं ली जाएगी, क्योंकि बजट की प्रोसेस शुरू हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री की संवेदनशीलता को देखते हुए आपने ये बड़ा निर्णय लिया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर कभी समय लेकर, मैं एविएशन इंडस्ट्री से लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मैं आपसे फिर से कभी अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन आज आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनिल। थैंक यू। तो ये थे नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, जिन्होंने बताया कि किस वजह से ड्यूटी कम की गई, जो स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, और क्या कुछ और आगे मदद करने की तैयारी है सरकार की तरफ से स्टील इंडस्ट्री के लिए, और साथ ही एविएशन सेक्टर को किस तरह से आगे मजबूती से बढ़ाया जाएगा।